हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज अपने इसरो का पिछला क्वेश्चन अपने स्पेस एप्लीकेशन सेंटर टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रीशियन के 30 क्वेश्चन कर लिए थे 1 जुलाई 2018 के क्वेश्चन पेपर के। आज 31 से स्टार्ट करेंगे, 30 क्वेश्चन आज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में 40 क्वेश्चन करेंगे। और चैनल के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए। तो बिना किसी टाइम खराब किए चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। 31 नंबर। पिछले क्वेश्चन में कोई क्वेरी रहेगी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, उसका भी सोल्यूशन करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है, जब मेगर का कांटा शून्य के करीब हो तो नापा गया अवरोध होगा। वेरी स्मॉलेस्ट है, शून्य नहीं है, शून्य के करीब है, इसीलिए अपने कहेंगे कि वो मापा गया जो रेजिस्टेंस होगा वो स्मॉलेस्ट शून्य के करीब होगा, बट नॉट शून्य। क्वेश्चन नंबर 32, ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, द वन विच इज नॉट करेक्ट इज, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं वाले स्टेटमेंट की देखें तो इसके अंदर ट्रांसफार्मर में समान वोल्टेज श्रेणी होनी चाहिए। बिल्कुल, जो अपने ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेशन कर रहे हैं उनकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो समान होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन का समान अनुपात होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो रहता है वो इक्वल होना चाहिए। नंबर्स ऑफ टर्न भी सेकेंडरी बाय प्राइमरी देखें तो वो भी समान होने चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का ही पार्ट है। तो अगर समान नंबर्स ऑफ टर्न नहीं होंगे तो लोड क्या नो लोड की कंडीशन में भी देखें तो ट्रांसफार्मर में नो लोड कंडीशन पर भी सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगा, जिसके कारण पावर लॉस कंटिन्यूसली होता रहेगा। आवर्ती पर समान ट्रांसफार्मर प्रचालित किए जाने चाहिए, आवर्ती भी इक्वल होना चाहिए, पर यूनिट इंपीडेंस भी तुल्य होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर ट्रांसफार्मर की केवी रेटिंग समान होना कोई रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ प्रदीप्ति लैंप संस्थापनों में घूर्णन मशीनरी के पहिए स्थिर दिखाई देते हैं। इसका परिणाम है जैसे सीलिंग फैन हो गया, नाइट के अंदर उल्टा विपरीत घूमता हुआ दिखाई पड़ना। तो ये इफेक्ट जो होता है स्ट्रोस्कोप के प्रभाव होता है। फास्फोरेसेंस, ये कोई इफेक्ट नहीं है। खराब सर्किट पावर तत्व, पुअर सर्किट पावर फैक्टर, परिपथ का खराब पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कम होना, अधिक होना, ये कोई विपरीत दिखाई देने वाला एलिमेंट नहीं है। वोल्टेज की कम आपूर्ति, ये भी कोई रीजन नहीं है। वोल्टेज कम होगा तो लैंप कम लाइट दे देगा या जलेगा ही नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कम वोल्टेज है तो उल्टा दिखाई पड़ना शुरू हो जाए। करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग खाली स्थान मापने के लिए किया जाता है। सिटी जो होती है ये हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करती है। होता ट्रांसफार्मर ही है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहता है।
स्टेप अप ट्रांसफार्मर ही रहता है, लेकिन वोल्टेज को अप करेगा तो करंट क्या होगा, करंट डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए इसका आउटपुट जो करंट रहता है वो 1 से 5 एम्पियर के मध्य होता है, और इसकी सेकेंडरी जो वाइंडिंग रहती है या सेकेंडरी साइड, उसको कभी भी ओपन नहीं रखना चाहिए। ओपन क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, और जो वाइंडिंग का इंसुलेशन होता है वो वाइंडिंग हो या वायर हो, उसके ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ाया जाता है वो वोल्टेज डिपेंडेंट होता है। अब इसके अंदर ये हाई वोल्टेज पर जो पावर होती है, करंट होता है, उसको स्टेप डाउन करता है, करंट को स्टेप डाउन करता है, वोल्टेज को तो स्टेप अप करेगा। तो करंट काफी निम्न करने पर वोल्टेज जो है काफी बढ़ जाएगा। काफी बढ़ने के कारण जो इंसुलेशन होता है वो जलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण इंटरनल वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होगी और सिटी ब्लास्ट हो जाएगी। और दूसरा रीजन रहता है मैग्नेटिक कोर सैचुरेशन का, जिसके कारण भी सिटी ब्लास्ट हो जाती है। तो करंट ट्रांसफार्मर है जो करंट मेजरमेंट का काम करती है, करंट को स्टेप डाउन करती है, आउटपुट में जो मीटर्स लगे रहते हैं वो करंट को मेजरमेंट करते हैं। क्वेश्चन 35, अवरोध सबसे अधिक सटीकता से किससे मापा जा सकता है? द रेजिस्टेंस कैन बी मेजरमेंट मोस्ट एक्यूरेटली बाय वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर मेथड के द्वारा भी अपने करंट मेजरमेंट कर सकते हैं। ये लो रेजिस्टेंस को और मीडियम रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करता है। मेगर के द्वारा हाई रेजिस्टेंस को मेजरमेंट किया जाता है 100 किलो ओम से ज्यादा, बट नो 100 किलो ओम। परीक्षा में आ गया भी 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस किस श्रेणी में काउंट करेंगे, तो 100 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस होगा वो मीडियम रेजिस्टेंस के अंदर आएगा। और लो रेजिस्टेंस के अंतर्गत 1 ओम या 1 ओम से कम का लो रेजिस्टेंस के अंतर्गत आता है। मीडियम रेजिस्टेंस के अंदर 1 ओम से लेकर 100 किलो ओम के मध्य रहता है। मल्टीमीटर जो है उसे VOM मीटर भी कहते हैं। ये वोल्टेज को मेजरमेंट करेगा। O ओम को मेजरमेंट करेगा, रेजिस्टेंस को। M मिली एम्पियर में करंट को भी मेजरमेंट करेगा। लेकिन केल्विन ड्यूल ब्रिज जो रहता है वो लो रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करता है और वेरी एक्यूरेटली करंट को मेजरमेंट करेगा। इसीलिए सबसे एक्यूरेट रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए ब्रिज मेथड होता है। क्वेश्चन नंबर 36, सिंगल फेज मोटर की एक विशेषता होती है कि वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिंगल फेज मोटर इज दैट इट, यह स्वतः चालू हो जाती है, यह स्वतः चालू नहीं होती, इसमें केवल एक वाइंडिंग की आवश्यकता होती है, यह मात्र एक दिशा में घूम सकती है। सिंगल फेज जो मोटर होती है वो स्वतः सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। अधिकतम से अधिकतम 10 HP तक मोटरों को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सिंगल फेज के अंदर एक्सिलरी वाइंडिंग डालते हैं जिसके द्वारा मोटर स्टार्ट हो जाती है। एक्सिलरी वाइंडिंग डालना सेल्फ स्टार्ट करने के लिए फेरासे सिद्धांत और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दो सिद्धांत हैं जिसके आधार पर ये मतलब स्वतः प्रचालित बनाया जाता है, हालांकि होती नहीं है।
और इसमें सेल्फ स्टार्ट बना रहे हैं इसको एक्सिलरी वाइंडिंग डालकर ऑफ 90 डिग्री इलेक्ट्रिकली डिस्प्लेसमेंट होती है। यह केवल एक दिशा में घूम सकती है। तो इसके अंदर प्राइमरी सहायक वाइंडिंग और मुख्य वाइंडिंग, दो वाइंडिंग होगी फिर। तो इसके अंदर सहायक वाइंडिंग के कनेक्शन रिवर्स करें या मुख्य वाइंडिंग के कनेक्शन रिवर्स करें, दोनों कंडीशन में ही डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाती है। दोनों के चेंज करने पर भी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होगी, जबकि सहायक वाइंडिंग के कनेक्शन रिवर्स करो या मेन वाइंडिंग कनेक्शन रिवर्स करो तो मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37, एक जेनर डायोड किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जेनर डायोड, जेनर डायोड जो होता है इसको रिवर्स बायस के अंदर यूज करते हैं और वोल्टेज रेगुलेटर के लिए यूज किया जाता है। रेक्टिफिकेशन के अंतर्गत इसको यूज में नहीं लेते। रेक्टिफिकेशन के अंतर्गत इसको यूज में नहीं लेते। नॉइज सप्रेशन कोई काम नहीं करता। एसी ब्लॉकिंग, तो एसी को तो ये रिवर्स बायस में पास करता ही करता है। तो जेनर डायोड का प्रयोग किया जाता है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के घूमने की दिशा खालिस्तान द्वारा घुमाई जा सकती है। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैन बी रिवर्स बाय, अभी बताया था आपको, दोनों वाइंडिंग के कनेक्शन उत्क्रम करके रिवर्स द कनेक्शन ऑफ बोथ वाइंडिंग, तो इसके द्वारा किसी भी हालात में चेंज नहीं होगा। रिवर्स द कनेक्शन ऑफ स्टार्टिंग वाइंडिंग, आपूर्ति कनेक्शन के उत्क्रमण करके यूजिंग ए रिवर्सिंग स्विच, तो इसके अंतर्गत अपने स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन रिवर्स करें या मुख्य वाइंडिंग के, दोनों कंडीशन में ही डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगी, घूमने की दिशा। क्वेश्चन नंबर 39, अर्थली के सर्किट ब्रेकर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? अर्थली के सर्किट ब्रेकर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजिडुअल। ये अर्थली के सर्किट ब्रेकर होता है, ये उदासीन धारा और लाइन धारा धारा के सदिश योग के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये रेजिडुअल करंट अवशिष्ट धारा के ऊपर कार्य करती है। ओवरलोड करंट सामान्य से ज्यादा, शॉर्ट सर्किट करंट और नेचुरल करंट किसी पर डिपेंड नहीं करती, रेजिडुअल करंट के ऊपर करंट के सिद्धांत पर वर्क करती है। क्वेश्चन नंबर 40, एक प्योर कैपेसिटिव लोड 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से जुड़ा है, लोड का पावर फैक्टर क्या होगा? प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर। तो प्योर रेजिस्टेंस होगा, इसका पावर फैक्टर होगा यूनिटी। प्योर इंडक्टर होगा, पावर फैक्टर होगा 0। प्योर कैपेसिटर होगा, पावर फैक्टर होगा 0।
इसके अंदर धारा वोल्टेज के इन फेज में होगी। इंडक्टर में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री लेग होगा। कैपेसिटर में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री लीड होगा। तो इसका हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41, एक पूर्ण भारित ट्रांसफार्मर में तांबे की हानि 1600 वाट, आधे लोड पर तांबे की हानि हास कितना हो जाएगा। आपको बताया है कि कॉपर लॉस जो रहता है वो लोड के वर्ग के समानुपाती होता है, आई स्क्वायर आर। तो अभी लोड हो गया हाफ, तो इसके वर्ग के समानुपाती कॉपर लॉस रहेगा। 1 की स्क्वायर 1 आएगी, 2 की स्क्वायर 4, और टोटल कॉपर लॉस कितना है 1600 वाट। तो 4 से डिवाइड किया 4 और डबल 0, कॉपर लॉस होगा यहाँ पर 400 वाट का। लेकिन लोड 0 हो या हाफ हो या 3/4 हो या पूरा ही हो, लोहे हानि कभी भी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होती चेंज? क्योंकि म्यूचुअल जो फ्लक्स रहता है वो कांस्टेंट होता है, इसीलिए ये हानि होती है वो चेंज नहीं होती। इसका ऑप्शन हो जाएगा अपने पास ए, डी। क्वेश्चन नंबर 42, इम्पीडेंस की इकाई है, यूनिट्स ऑफ इम्पीडेंस इज। इम्पीडेंस ऐसी परिपथ का संपूर्ण जो प्रतिबाधा रहती है या धारा का जो विरोध रहता है, ऐसी परिपथ के अंदर उसे इम्पीडेंस कहा जाता है। और डीसी परिपथ के अंदर जो धारा का विरोध करता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस इम्पीडेंस के तुल्य होगा, जबकि एसी परिपथ के अंदर रेजिस्टेंस जो होता है वो इम्पीडेंस के तुल्य नहीं होगा। इसके अंदर इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को भी ऐड किया जाता है। इम्पीडेंस का सूत्र Z इज इक्वल टू इम्पीडेंस, इसमें रेजिस्टेंस हो या एक्सएल हो या एक्ससी हो, सब की यूनिट महो है। जिस प्रकार एडमिटेंस, सस्पेटेंस, कंडक्टेंस की यूनिट महो है सबकी, उसी प्रकार रेजिस्टेंस एक्सएल एक्ससी की यूनिट भी ओम है। इम्पीडेंस इज इक्वल टू अंडर रूट रेजिस्टेंस स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, यूनिट आएगी ओम। तो ऑप्शन नंबर सी इज इक्वल टू करेक्ट नाउ। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से क्या भारत में बिजली की आपूर्ति के लिए मानक वोल्टेज नहीं है? Which of the following is not standard voltage for power supply in India? भारत में बिजली की आपूर्ति के लिए मानक वोल्टेज नहीं है। 11 केवी पर अपने
अधिकतम जो पावर प्लांट है वो 11 केवी के ऊपर वोल्टेज का जनरेशन करते हैं, और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली जो रहती है उसके अंदर भी 11 केवी के ऊपर ट्रांसमिट करते हैं। 33 केवी की भी सप्लाई रहती है, 66 केवी भी होता है, लेकिन 122 केवी की सप्लाई नहीं होती। 132 केवी के ऊपर सप्लाई वोल्टेज है अपने स्टैंडर्ड। 400 केवी की ट्रांसमिशन लाइन को आदर्श ट्रांसमिशन लाइन माना जाता है। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा अपने पास डी। क्वेश्चन नंबर 44, खालिस्तान के लिए लोड ट्रांसफार्मर पर कोई लोड टेस्ट नहीं किया जाता। नो लोड टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर इज कैरिंग आउट टू डिटरमाइन। क्या ज्ञात करने के लिए नो लोड टेस्टिंग की जाती है? बताया था आपको मैग्नेटाइजेशन करंट, एंड जो रेजिस्टेंस के कारण जो लॉस होता है उसको। आई डब्ल्यू और आई म्यू को ज्ञात करने के लिए नो लोड टेस्टिंग की जाती है। तो मैग्नेटाइजेशन करंट एंड नो लोड लॉस यानी कि लोहे हानियां ज्ञात करने के लिए ये नो लोड और फुल लोड पर एक समान रहती है लोहे हानियां, क्योंकि म्यूचुअल जो फ्लक्स रहता है वो कांस्टेंट होता है। नो लोड टेस्टिंग के अंदर अपने लोहे हानियां ज्ञात करते हैं, जबकि कॉपर लॉस को इंक्लूडेड नहीं किया जाता। ट्रांसफार्मर के अंदर जो नो लोड टेस्टिंग करते हैं ये प्राइमरी साइड करें, लो वोल्टेज साइड टेस्टिंग किया जाता है। नो लोड टेस्टिंग, नो लोड जो टेस्टिंग रहती है ये लो वोल्टेज साइड की जाती है, क्योंकि लो वोल्टेज साइड के अंदर वोल्टेज लो होगा तो करंट का मान हाई, करंट का मान हाई तो 2 से 5% करंट की मात्रा को मेजरमेंट करने के लिए इक्विपमेंट बढ़िया से वर्क करेंगे, जिसके अंदर अपने देखते हैं भी कोई भी मीटर होता है उसका फुल लोड डिफ्लेक्शन पर एरर की मात्रा निम्न होती है। जिस प्रकार फुल लोड स्केल की बात करें, एरर अगर 3% है तो हाफ स्केल के ऊपर 6% की होगी, और 1/4 स्केल के ऊपर 12% की एरर होगी। ओके, अभी उत्तर हो जाएगा अपना सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45, ट्रांसफार्मर में इनमें से क्या परिवर्तित नहीं होता है? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है ट्रांसफार्मर में। ऑप्शन नंबर सी। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज में परिवर्तन होता है। वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा कम होगी, वोल्टेज घटेगा तो धारा बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं करता, पावर भी चेंज नहीं करता ट्रांसफार्मर, बस वोल्टेज के मान में उतार चढ़ाव करता है। एक प्योर इंडक्टिव लोड 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से जुड़ा है। लोड का पावर फैक्टर, पहले क्वेश्चन आया था अभी प्योर इंडक्टर कैपेसिटर है, अभी आ गया प्योर इंडक्टर के बारे में। तो प्योर इंडक्टर होगा या प्योर कैपेसिटर हो, पावर फैक्टर का मान 0 ही रहता है। प्योर रेजिस्टेंस का पावर फैक्टर यूनिटी रहता है, और इकाई से ऊपर, इकाई से ज्यादा पावर फैक्टर नहीं होता है, ना ही पावर फैक्टर का मान नेगेटिव में जाएगा। नेगेटिव में पावर फैक्टर का वैल्यू नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 47, एमसीसीबी का पूर्ण रूप है। एमसीसीबी सर्किट ब्रेकर के सभी के नाम बता देता हूं आपको।
फुल फॉर्म ACB है, तो एयर सर्किट ब्रेकर। OCB तो ऑयल सर्किट ब्रेकर। ABCB इसके अंदर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ACB जो होती है ये 660 वोल्टेज के लिए, अधिकतम 660 वोल्ट और 160 एम्पियर के लिए यूज होती है। रेलवे के अंतर्गत अधिकतम यूज में लेते हैं इसको। ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, इसमें ए ग्रेड का ऑयल यूज में लिया जाता है। ए ग्रेड का ऑयल 1200 एम्पियर के लिए 11 केवी से लेकर 110 केवी के लिए यूज में लेते हैं। 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक वर्क करता है, इसीलिए इसे डीसी पर भी यूज कर सकते हैं, ऑयल सर्किट ब्रेकर को डीसी के अंदर। और कई ओसीबी होती है जिसके अंदर लो ऑयल रहता है, उसके अंदर ठोस इंसुलेशन ज्यादा यूज में लिया जाता है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर 11 केवी से लेकर 1100 केवी के लिए यूज किया जाता है। करंट चॉपिंग की मेन प्रॉब्लम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के अंदर रहती है। और MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर मैग्नेटिक एंड थर्मल प्रोटेक्शन रहती है दोनों में। रिपेयरिंग योग्य कोई पार्ट नहीं होता MCB के अंदर। 64 एम्पियर तक यूज में लेते हैं MCB को। इसके अंदर रेड नोब आती है, ब्लैक नोब होती है, ग्रीन नोब होती है और ब्लू नोब होती है। रेड नोब का जो होगा वो आइसोलेटर होगा, ब्लैक जो होती है डीसी के अंदर यूज की जाएगी, ग्रीन लाइट लोड के लिए डोमेस्टिक लोड, और ब्लू जो होती है मोटर के लिए यूज ज्यादातर ली जाती है। उसके बाद में MCB का मॉडिफाइड रूप होता है MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। इसे 100 एम्पियर तक यूज में लेते हैं। और बात करते हैं ELCB की, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। उदासीन धारा और लाइन धारा की सदिश योग के सिद्धांत पर कार्य करती है। MCB के दो मॉडिफाइड रूप हैं, RCD और RCCB। RCD रेजिड्यूल करंट डिवाइस, और ये रेजिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर आ गया। ELCB के दोनों मॉडिफाइड रूप हैं। और सर्किट ब्रेकर है गया VCB, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। 33 केवी के लिए अधिकतम यूज में लेते हैं इसको। करंट चॉपिंग की मेन प्रॉब्लम रहती है। इसके अंदर जो गैस यूज में ली जाती है नॉन टॉक्सिक गैस होती है,
इसकी किसी प्रकार की मतलब दुर्गंध दुर्गंध नहीं होती भी इसको पहचान लें। जब ये गैस यूज में आती है तो ये दो भागों में डिवाइडेशन होती होती है, SF4 और SF2। ये गैस री यूज कर सकते हैं अपने। और सर्किट ब्रेकर कौन सा आएगा आप हो गए, बाकी इनको डीपली करेंगे बाद में लेसन वाइज जब क्लास लगाएंगे। एक ट्रांसफार्मर में टेप चेंजिंग निम्नलिखित में से कौन सी वाइंडिंग से जुड़ी होती है? टेप चेंजर जो रहता है ट्रांसफार्मर में वो हाई टेंशन साइड जुड़ा रहता है। टेपिंग देते हैं तो मीडियम पॉइंट में देते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 वोल्ट मीटर में होना चाहिए। एक होता है एम्पियर मीटर, एम मीटर, और एक होता है वोल्ट मीटर। एम्पियर मीटर के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए वो जितना हो सके, और जो वोल्ट मीटर रहता है इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस जितना हो सके मैक्सिमम होना चाहिए। तो उच्च आंतरिक प्रतिरोध हाई इंटरनल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट या सेंसिटिव एम्पलीफायर। एम्पलीफायर भी नहीं होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट्स भी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 50 भू अवरोध का मान सब स्टेशन में तथा उसके चारों ओर कितना होना चाहिए? एक भू अर्थिंग जो पिट होती है एक सब स्टेशन में तीन मिनिमम 3 हो सकती है कम से कम। और जो इंटरनल भू प्रतिरोध रहता है ये 1 से 2 ओम के मध्य होता है। और पावर ग्रिड सब स्टेशन की बात करेंगे तो वहां पर 0.5 ओम लेंगे। अन्य घरेलू प्रतिष्ठानों के रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 2.5 ओम से लेकर 5 ओम तक होगा डोमेस्टिक लोड के लिए। घरेलू प्रतिष्ठानों के लिए जो अर्थ रेजिस्टेंस रहता है वो 5 ओम तक 2.5 ओम से लेकर 5 ओम तक रहता है। ये जितना हो सके मिनिमम होना चाहिए। अगर एक अर्थिंग के द्वारा जो भू प्रतिरोध है वो कम नहीं हो रहा तो प्लेट्स को या अर्थिंग इलेक्ट्रोड को पैरेलल में जोड़कर भू रेजिस्टेंस के मान को डिक्रीज किया जाता है, कम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 किस उपकरण की सुरक्षा हेतु बी श्रृंखला MCB का प्रयोग किया जाता है? बी सीरीज की जो MCB होती है लोकोमोटिव मोटर एयर कंडीशनर गीजर किसके लिए यूज होती है? बी सीरीज की जो MCB होती है रेजिस्टिव लोड के लिए रहती है। रजिस्टिव लोड के लिए बी सीरीज की MCB यूज में ली जाती है। LB हीटिंग के लिए यूज में ली जाती है, हीटिंग लोड के लिए। जी इंडक्टिव लोड के लिए, जी इंडक्टिव लोड के लिए MCB यूज में ली जाती है। और DC सीरीज की जो MCB होती है वो लोको मोटिव के लिए यूज में ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 अबाधित शक्ति प्रदाय प्रणाली UPS खालिस्तान के सापेक्ष क्रांतिक भार की सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराई जाती है। लॉस ऑफ मेन पावर सप्लाई,
sag and swell in power supply, transient in incoming supply, all of above. यूपीएस जो सिस्टम यूज में लिया जाता है अनप्रॉफिटेबल पावर सप्लाई, तो ये जब मेन आपूर्ति नहीं रहती तब इसको यूज में लिया जाता है। यूपीएस सिस्टम होता है, कुछ शॉर्ट ब्रेक यूपीएस होता है जो 4 से 5 माइक्रोसेकंड का समय लेता है। नो ब्रेक जो यूपीएस होता है वो बिल्कुल भी समय नहीं लेता। कंप्यूटर्स के अंदर जो इंटरनल प्रोसेसिंग जो डाटा रहता है वो भी नहीं खोता, कंटिन्यूसली चलता रहता है। रोटेशन एंड स्टैटिक टाइप दो प्रकार के यूपीएस होते हैं। स्टैटिक टाइप के अंदर आ गया एक शॉर्ट ब्रेक और दूसरा आता है नो ब्रेक। शॉर्ट ब्रेक 4 से 5 माइक्रोसेकंड का, नो ब्रेक दो प्रकार के, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑफलाइन यूपीएस के अंदर क्या होता है, जब मेन सप्लाई है तो यूपीएस के अंदर जो इन्वर्टर के साथ जो यूपीएस कनेक्टेड रहता है वो ऑफ हो जाता है, इन्वर्टर। जबकि ऑनलाइन यूपीएस के अंदर इन्वर्टर मेन सप्लाई है तब भी ऑन रहता है, जबकि उसके ऊपर लोड नहीं होता उस टाइम। तो ये लॉस ऑफ मेन पावर सप्लाई के अंतर्गत यूज होता है अबाधित शक्ति प्रदाय प्रणाली में। यूपीएस सिस्टम के अंदर तब यूज किया जाता है जब मेन सप्लाई ना मौजूद हो उस टाइम। इंडक्शन मोटर की गति, द स्पीड ऑफ एन इंडक्टिव इंडक्शन मोटर भार की वृद्धि के साथ अत्यधिक कम होती है, भार की वृद्धि के साथ बढ़ती है, भार की वृद्धि के साथ थोड़ी कम होती है, भार की वृद्धि पर यथावत रहती है। तो नो लोड पर इंडक्शन मोटर की स्पीड की बात करें तो नो लोड पर स्लिप जो रहती है 1.5 से लेकर 2.5 प्रतिशत तक स्लिप रहती है, जबकि फुल लोड पर स्लिप का मान 2.5% से लेकर 5% तक हो सकता है। तो भार बढ़ रहा है तो थोड़ी स्लिप की मात्रा बढ़ रही है, मतलब गति कम हो रही है, रोटर स्पीड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नाउ। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 54, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग क्षमता सामान्यतः होती है 10 के लिए 10 किलो एम्पियर तक होती है ब्रेकिंग क्षमता। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क आरंभिक टॉर्क होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, तो स्टार्टिंग टॉर्क सिंगल फेज इंडक्शन मोटर माने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर या सिंक्रोनस मोटर, दोनों का ही स्टार्टिंग जो टॉर्क रहता है वो 0 होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी राइट नाउ। 415 वोल्ट एलटी सिस्टम के लिए किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है, तो आपको बताया था 660 वोल्ट और 160 एम्पियर तक एयर सर्किट ब्रेकर का यूज लेते हैं। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर 33 केवी तक लेते हैं। कम मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट रहती है इसमें, लो मेंटेनेंस। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड के अंदर नॉन टॉक्सिक गैस यूज में ली जाती है। सर्किट ब्रेकर जो होता है इसके अंदर जो गैस यूज में ली जाती है उसको सुगंध लेके नहीं पहचाना जा सकता, इसीलिए अगर लीकेजिंग हो तो अपने कंफर्म पता नहीं कर सकते। जब इससे ये गैस यूज में आती है तो दो भागों में विघटित होती है, SF4 और SF
2 के अंदर। मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, मिनिमम ऑयल इसीलिए यूज में लिया जाता है क्योंकि सॉलिड इंसुलेशन ज्यादा यूज लिया जाता है इसके अंदर, सॉलिड इंसुलेशन। ओके, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 57, एलईडी का आशय है, एलईडी स्टैंड फॉर लाइट इमिटिंग डिस्प्ले है, लो एनर्जी डिस्प्ले, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डिटेक्टर। क्या है एलईडी, जो प्रेजेंट टाइम के अंदर ज्यादातर घरों के अंदर यूज में ले रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर भी यूज में ले रहे हैं। तो एलईडी का आशय है लाइट इमिटिंग डायोड। एक इंडक्शन मोटर में एयर गैप की लंबाई बढ़ाने का प्रभाव खालिस्तान बढ़ाने के लिए होता है। क्या पावर फैक्टर बढ़ेगा, या गति बढ़ेगी, या मैग्नेटाइजेशन करंट बढ़ेगा, या एयर गैप फ्लक्स बढ़ेगा। क्या बढ़ाने के लिए, एयर गैप की लंबाई बढ़ाने का प्रभाव खालिस्तान बढ़ाने के लिए होता है। एयर गैप बढ़ रहा है तो सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर की जो स्पीड रहती है वो तो फ्रीक्वेंसी और पोल के ऊपर डिपेंड करती है। हालांकि वोल्टेज बढ़ने के साथ बढ़ता है, ये भी क्वेश्चन आता है कहीं आप पोल और फ्रीक्वेंसी पर के बारे में सोचते रहो। सिंक्रोनस गति इज इक्वल टू 120 फ्रीक्वेंसी अपॉन में पोल, लेकिन इसकी जो गति है एनआर, रोटर स्पीड जो रहती है वो वोल्टेज के समानुपाती होती है। वोल्टेज बढ़ेगी तो रोटर स्पीड भी बढ़ेगी। 58 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताओ। एयर गैप अगर इंडक्शन मोटर में कम करते हैं तो लोहे हानियां बढ़ेगी, मैग्नेटाइजेशन करंट थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन एयर गैप बढ़ेगा तो मैग्नेटाइजेशन करंट बढ़ेगा। मैग्नेटाइजेशन करंट बढ़ेगा तो पावर फैक्टर कम होगा। एयर गैप मैग्नेटाइजेशन करंट बढ़ेगा तो एयर गैप फ्लक्स जो है, एयर गैप फ्लक्स माने या म्यूचुअल फ्लक्स माने तो ये तो स्टेबल ही होता है। एक इंडक्शन मोटर जो रहती है, एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट की भांति बिहेव करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा अपने पास। बताओ जल्दी क्वेश्चन का उत्तर। कंट्रोल सर्किट वायरिंग में सामान्यतः क्लोज्ड कॉन्टैक्ट का अर्थ, कंट्रोल सर्किट वायरिंग में सामान्यतः क्लोज्ड कॉन्टैक्ट का अर्थ है, क्या है बताओ जल्दी। क्या रिले की सभी अवस्थाओं में कॉन्टैक्ट क्लोज्ड स्थिति में रहता है। रिले कॉइल को डी इंटरजाइड किए जाने पर कॉन्टैक्ट खुल जाते हैं। रिले कॉइल को इंटरजाइड किए जाने पर कॉन्टैक्ट्स खुल जाते हैं। रिले कॉइल को डी इंटरजाइड किए जाने पर कॉन्टैक्ट्स बंद हो जाते हैं, क्या होता है। तो रिले के अंदर कंट्रोल सर्किट वायरिंग में अगर क्लोज्ड कॉन्टैक्ट का अर्थ होता है कि रिले को डी इंटरजाइड किए जाने पर कॉन्टैक्ट्स खुल जाते हैं। रिले कॉइल को इंटरजाइड किए जाने पर कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं पर वो खुल जाते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वोल्टेज की आवृत्ति होगी, क्या होगी। प्राइमरी वोल्टेज की आवृत्ति से कम होगी, प्राइमरी वोल्टेज की आवृत्ति से आवृत्ति के बराबर, वोल्टेज की आवृत्ति के बराबर होगी, प्राइमरी वोल्टेज की आवृत्ति से अधिक होगी, प्राइमरी वोल्टेज की आवृत्ति से काफी अधिक होगी। तो आपको पता है ट्रांसफार्मर वोल्टेज और धारा के अलावा कुछ भी चेंज नहीं करता।
ज्यादातर वोल्टेज और धारा चेंज करता है। पावर का मान भी स्टेबल रहता है। प्राइमरी वाइंडिंग की केवी रेटिंग सेकेंडरी वाइंडिंग की केवी रेटिंग के तुल्य होती है। तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको चेंज नहीं करता किसी भी हालात में। प्राइमरी की 50 है तो सेकेंडरी वाइंडिंग की भी 50 हर्ट्ज होगी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61। अवरोध की सामान्य अभिव्यक्ति है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पूछ रहा है, रो गुणा एल डिवाइडेड बाय एरिया। ये रो रजिस्टिविटी लेंथ के समानुपाती होता है और ये एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो गुणा एल डिवाइडेड बाय एरिया। ऑप्शन नंबर डी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पर रो है तो रो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी को कौन शो करता है? एक्सएल एक्सी। तो रेजिस्टेंस एरिया डिवाइड बाई लेंथ। लेंथ का चेंज थोड़ी होगा, गुणा एल डिवाइड बाई एरिया। तो ये भी रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 62। जब एक निम्न अवरोध उच्च अवरोध के समांतर में जोड़ा जाता है तो संयुक्त अवरोध होगा। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? ये आपने बना दिया, ये है 10 ओम का और ये है 20 ओम का। तो अब दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया है तो पैरेलल्स में रेजिस्टेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला 1 अपॉन में आर टी। टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। एक 10 है, 1 अपॉन में 10 प्लस 1 अपॉन में 20। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 20। 10 से डिवाइड किया 2, 20 से डिवाइड किया 1। यहाँ पर 1 अपॉन में RT को इन्वर्स करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20 अपॉन में 3, 6.67 ओम हो जाएगा। यानी कि जो कम मान का रेजिस्टेंस है उससे भी वैल्यू कम हो रही है। अगर यही दोनों सीरीज में रहते तो R1 प्लस R2 हो जाता। देखते हैं जो सर्किट रहता है उसके अंदर केसीएल, केवीएल, मैक्सिमम पावर ट्रांसफार्मर, नॉर्टन थेवेनिन सब थ्योरम करवाऊंगा आपको। देखते हैं 10-15 दिन बाद में अरेंज करते हैं कोई क्लास, देखेंगे पूरे थ्योरम्स कैलकुलेशन के साथ। एक लेड एसिड बैटरी के पूरी तरह चार्ज होने पर उसके अम्ल का विशिष्ट ग्रेविटी का मान होगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 है तो इतनी तो वैल्यू स्पेसिफिक ग्रेविटी की जाती ही नहीं है लेड एसिड बैटरी में। अगर बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन में है, ये हाफ चार्ज है, यह बैटरी फुल चार्ज कंडीशन में है। डिस्चार्ज कंडीशन में है तो 1.110 से लेकर 1.130 तक रहेगा मान। हाफ चार्ज है तो 1.210 से लेकर 1.230 तक रहेगी वैल्यू।
अगर फुल चार्ज है तो 1.280 से लेकर 1.300 तक जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए फुल चार्ज है बैटरी तो 1.285 स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू रहेगी। क्वेश्चन नंबर 64, एक वायर का अवरोध R है, वायर को इसकी लंबाई से दुगना खींचा जाता है, स्ट्रेच किया तो ओम में इसका अवरोध होगा। अगर सीधी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो गुणा एल डिवाइड बाई एरिया, लंबाई को डबल किया है, 2 गुना किया है तो रेजिस्टेंस भी 2 गुना ही होगा। लेकिन ये कह रहा है स्ट्रेच किया है, तो किसी वायर है उसको खींचकर डबल किया है तो उसका क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, आधा। यानी कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो गुणा एल अपन में एरिया। कोई तार है उसको खींचकर डबल किया तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो आधा हो जाएगा, 0.5। खींचकर डबल किया है तो लेंथ 2 गुना हो जाएगी। कर दो सोल्यूशन, 2 अपन में 0.5, 4 गुना रेजिस्टेंस हो जाएगा पहले की तुलना में। 4R ऑप्शन नंबर बी। आगे समझ में, रेजिस्टेंस लेंथ डबल, रेजिस्टेंस 2 गुना। अब इसको स्ट्रेच किया है, खींचकर डबल किया है। अगर इसी को 4 गुना कर दें खींचकर तो क्रॉस सेक्शन हो जाएगा 1/4, 0.25। तो 2 0 हटाई तो ये हो जाएगा 16 गुना स्ट्रेच करने पर। अगर वैसे ही वायर की लंबाई आयतन क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, 4 गुना कर दिया तो रेजिस्टेंस भी 4 गुना हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा अपना बी, 4R। क्वेश्चन नंबर 65, सल्फर SF6 गैस है, कौन सी है? सल्फर फ्लोराइड, सल्फर डाइफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। SF6 तो अपने सर्किट ब्रेकर भी होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस रहती है नॉन टॉक्सिक। ओके, तो थैंक यू दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। इस स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो के क्वेश्चन पेपर के 65 क्वेश्चन सोल्व करती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी अपने 35 क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे, पूरा पेपर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में इसरो का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चन पेपर नया लेंगे, जिसको सोल्यूशन करेंगे। कोई क्वेश्चन में क्वेरी रह जाए तो दोबारा से कमेंट बॉक्स में टाइप करना, आपको दोबारा इसका सोल्यूशन करवाएंगे। तो उसके बाद में रहती है थ्योरम्स। थ्योरम को देखेंगे, पूरा लेक्चर लेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के सर्किट प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। अभी एक बार क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन करते हैं, 10-15 दिन बाद में कोई क्लास अरेंज करेंगे जिसके अंदर सोल्यूशन करेंगे। ओके, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और धन्यवाद। टेक केयर, गुड बाय। ओनली बाय, गुड बाय नहीं। ओके।